आर के ही क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं साइंस फर्स्ट के दूसरे चैप्टर में, जो कि है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है, थोड़ा याद कीजिए। द्रव्य के प्रकार कौन कौन से हैं, तत्वों के प्रकार कौन से हैं, द्रव्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, तत्व तथा यौगिक इनके अणुओं में क्या अंतर है। पहले ये देख लेते हैं चारों क्वेश्चन जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसी के बारे में थोड़ा पूछ रहा है। सबसे पहले वो द्रव्य का प्रकार पूछ रहा है। द्रव्य के कौन कौन प्रकार हैं। अभी तक हम लोगों ने द्रव्य के कौन से प्रकार पढ़े हैं, 3 प्रकार पढ़े हैं, ठोस, द्रव, गैस। जबकि चौथा प्रकार एक और होता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, जो कि उच्च तापमान पर संभव है। यहाँ देख सकते हैं इसको, द्रव्य के प्रकार, द्रव्य टाइप ऑफ मैटर्स कौन कौन से हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, ये द्रव्य के 4 प्रकार हो गए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, तत्वों के प्रकार कौन से हैं। तत्व के प्रकार के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तत्व के प्रकार, टाइप ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं, धातु, मेटल्स जिसको कहते हैं, अधातु, नॉन मेटल्स, धातु सदिश यानी मेटलाइट्स। ठीक है, यानी तत्वों के प्रकार जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो क्या है, धातु, अधातु और धातु सदिश। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को या सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं। हम जानते हैं द्रव्य का जो छोटा से छोटा कण होता है वो परमाणु कहलाता है, तथा द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पुस्तक में दिया है, चौथा क्वेश्चन पूछा है, तत्व और यौगिक के अणुओं में क्या अंतर है। तत्व और यौगिक के अणुओं में अंतर समझने के लिए देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, क्या अंतर है। पहला ये कि जो तत्व के अणु होते हैं एक जैसे ही पदार्थ से बने होते हैं। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक है, ये किसके अणु हैं, तत्व के अणु। ठीक है, और इसमें देखिए तो कितने परमाणु मिले हैं, 2, यानी HH है। दोनों सेम एक ही पदार्थ से बने हुए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो दोनों किसके हैं, ऑक्सीजन के, सेम पदार्थ है। जबकि यौगिक में क्या होता है, कोई उदाहरण ले लेते हैं जैसे पानी, H2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 तरह के पदार्थ हैं। एक क्या है, ऑक्सीजन है, इससे कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण अगर ले लेते हैं नमक, तो इसका अणु सूत्र क्या होता है, NaCl। यहाँ पे क्या है, एक तो सोडियम है और दूसरा कौन सा है, क्लोरीन है। तो यौगिक के अणुओं में हमने क्या अंतर देखा, तत्व के जो अणु हैं वो एक समान पदार्थ के हैं, जबकि ये यौगिक के जो अणु हैं वो भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर बनते हैं। दूसरा इसका क्या अंतर होगा कि इसे जो है भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, जबकि इसे रासायनिक पद्धति द्वारा इसे अपघटित किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण देना होगा, उदाहरण दे देंगे। इसका उदाहरण क्या हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। से बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, लेकिन कम से कम 2 उदाहरण याद रखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके पानी है, नमक है, इस तरह से जो भी यौगिक हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तत्वों का वर्गीकरण। हमने अंतर के रूप में लिख भी दिया यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं। तत्व के प्रत्येक अणु एक जैसे पदार्थ से बने होते हैं, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बना होता है। तत्व के अणुओं को भौतिक रासायनिक विधि से अलग या नहीं किया जाता है, विभाजित नहीं कर सकते, जबकि यौगिक के अणुओं की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग
किया जा सकता है या अपघटन किया जा सकता है। इसके उदाहरण के रूप में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दिया है, पानी नमक दे दिया है, और भी अपने मन से उदाहरण दे सकते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। अब यहाँ वर्गीकरण की सबसे पहले जो है आवश्यकता क्यों पड़ी, अब उसके लिए आपकी पुस्तक में देखो दिया है यहाँ पर, काल के अनुरूप समय के साथ साथ अधिकाधिक तत्वों की खोज होती गई तथा इन तत्वों के संबंध में आधिकारिक जानकारी इकट्ठा होती गई। बड़ी संख्या में उपलब्ध इन तत्वों का अध्ययन आसान होने के लिए जो है वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। अब जैसा शुरू में जब ये सब वर्गीकरण चल रहा था, लगभग सन 1800 के आसपास, तो मात्र 30 तत्वों की ही जानकारी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है आज की तारीख में करीब 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई है, ऐसा आपकी पुस्तक पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब इसको समझ लेते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका दैनिक जीवन का कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अपनी कक्षा को ही ले लीजिए, 9th कक्षा को देखिए वर्गीकृत किया गया है, या 10वीं कक्षा को जो है वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं कई डिवीजनों में वर्गीकृत कर दिया जाता है कक्षा को। क्यों किया जाता है कि कक्षा को वर्गीकृत करने पर जो है उनकी संख्या जो है कम हो जाएगी, तो उनके अध्ययन अध्यापन में सुविधा होगी, यानी प्रत्येक बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। यदि वर्गीकृत नहीं किया जाएगा तो संख्या ज़्यादा होने के कारण सभी बच्चों पर ध्यान दे पाना असंभव हो जाता है। इससे बचने के लिए छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया जाता है ताकि सभी विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जा सके और उनके बारे में अध्ययन हो सके, जानकारी मिल सके। ठीक वही चीज़ यहाँ पर होती है कि जब 118 तत्व बहुत ज़्यादा तत्व होंगे, सब तत्वों के क्या है, गुणधर्म भी अलग अलग हैं। जैसा जैसा उनका संख्या खोज भी होती जा रही है, उनके गुणधर्म भी अलग अलग मिल रहे हैं। शुरू में हमने देखा 3 ही तरह के तत्व, धातु और ये, और कम तत्व थे तो उनका अध्ययन कर लेना आसान था, लेकिन जब तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो ये जानकारी पर्याप्त उनके बारे में नहीं मिल पाती थी। इसलिए सोचा गया कि इसका जो है वर्गीकरण किया जाए। तो वर्गीकरण करने के लिए क्या हुआ, काल के अनुरूप, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया अधिकांश तत्वों की खोज हुई। इन तत्वों के गुणधर्म के संबंध में भी अधिकांश से अधिक जानकारी प्राप्त हुई, इकट्ठा होती गई। तो बड़ी संख्या में इन तत्वों का अध्ययन करना आसान नहीं था, तो इसे आसान बनाने के लिए ही तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब शुरू में जानते ही हैं इसका वर्गीकरण जो है शुरू में 2 भागों में किया गया था, धातु और अधातु में किया गया। कालांतर में थोड़ा समय जब बीता तो कुछ तत्व ऐसे भी मिले जिनका जो है धात्विक अधात्विक दोनों गुणधर्म मिलते थे, तो उन्हें नाम दे दिया गया धातु सदिश। तो जैसे जैसे जो है तत्व के गुणधर्म के विषय में ज्ञान बढ़े, वैसे वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके लिए अपनी अपनी कोई विधि खोजी, प्रयत्न किया। उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक आए जो है डोवेराइनर। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। सन 1817 में इन्होंने अपना एक त्रिक नियम बनाया। उस त्रिक नियम के बारे में थोड़ा देखेंगे। त्रिक नियम के लिए क्या किया डोवेराइनर ने, उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 के त्रिक में जो है व्यवस्थित किया। तो जिसका नाम दिया उन्होंने त्रिक नाम दे दिया, और फिर उन्होंने उन त्रिक के तत्वों को किस में रखा, आरोही क्रम में बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा। तब उन्होंने पाया कि मध्य तत्व का परमाणु भार त्रिक के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। आप बुक में देख सकते हैं, उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 3 तत्व हैं A, B, C। इसको क्या किया उन्होंने, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में रखा, यानी सबसे कम परमाणु भार वाले को पहले, उसके बाद वाले को उसके बाद वाले को उसके। इस प्रकार रखने पर पहले क्या किया उन्होंने, त्रिक बनाया। त्रिक किस आधार पर बनाया, उनके गुणधर्म के आधार पर, समान गुणधर्म, ये तीनों का गुणधर्म जो है समान है। इसके बाद उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में रखा परमाणु द्रव्यमानों के। फिर क्या पाया कि ये मध्य तत्व का परमाणु भार, यानी B का परमाणु भार जो है, या B का परमाणु द्रव्यमान
ये किसके बराबर? ए और सी के परमाणु द्रव्यमान का औसत, ए तथा सी के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है, औसत के बराबर होता है, ऐसा उन्होंने नियम दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, डोवेराइनर ने समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों का 3 का समूह बनाया जिसे त्रिक नाम दिया। फिर उनके अनुसार त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये 3 तत्व हैं, 3 तत्व में बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। फिर इसका जो है उदाहरण दे देंगे, जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है। यहाँ पे इसका डोवेराइनर का नियम लिख सकते हैं, हाईलाइट करके दिया हुआ है। उसके नीचे उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। कई उदाहरण हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कई उदाहरण दिया है। तो इसको एक एक हम समझ लेते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी लिखा हुआ है, चाहे तो यहाँ से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद डोवेराइनर के त्रिक नियम में लिखना है हमको। त्रिक नियम के लिए हमने अभी पुस्तक के पेज नंबर 16 पे दिखाया, हाईलाइट करके वहाँ से नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है उदाहरण, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न इस तरफ से रहेगा कि डोवेराइनर का त्रिक नियम लिखकर उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो पहले त्रिक नियम लिख देंगे, फिर उसका कोई भी उदाहरण दे देंगे, जैसा अभी पीछे 2-3 उदाहरण हमने बताए, उसमें से कोई एक उदाहरण ले लिया। सपोज यहाँ पे उदाहरण हमने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण कर देंगे उनके नियम का। उनका नियम क्या था कि मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भारों या परमाणु द्रव्यमानों, जो भी कहिए, उसका लगभग औसत के लगभग बराबर होता है। यही चीज़ हमने लिया, लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत दिख रहा है। इसका औसत कितना हो जाएगा? इसका परमाणु द्रव्यमान होता है लिथियम का 6.9, जबकि पोटेशियम का 39.1। औसत है, 2 का औसत निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 46/2, आ गया कितना? 23। और ये 23 किसका परमाणु द्रव्यमान है? सोडियम का है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये कौन सा है? मध्य तत्व। मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों तत्वों लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर है, लगभग बराबर या बराबर है, इसलिए इनका नियम का पूर्ति होता है। तो ये उदाहरण हो गया, पहले डोवेराइनर का त्रिक नियम, उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण। अन्य उदाहरण भी पूछ सकता है कि 1-2 और भी उदाहरण लिखो, तो अन्य उदाहरण उसका दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, ये एक त्रिक हो गया। इसी तरह से दूसरा त्रिक बताना चाहें तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, इस तरह से उदाहरण का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ किताब में नीचे दिया है, बताइए तो, ये देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया है, ये है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। पूछ रहा है कि ये त्रिक हैं कि नहीं, तो त्रिक के लिए कैसे वेरीफाई करेंगे? इन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका टोटल निकाल लेंगे, तो कितना टोटल आ जाएगा? जैसे ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे दिया है कितना? कैल्शियम का 40 है, तो मैग्नीशियम का दिया है 24.3 प्लस 87.6 है। ये पहले और तीसरे का है। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो तो मध्य के बराबर आना चाहिए। ये देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ गया इसका? 9, यहाँ पर आ गया कितना? 7 4 11, और ये 8 2 10 और 1 11 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा? 50 पॉइंट समथिंग आएगा। जबकि तीसरे तत्व का यहाँ पर कैल्शियम का दिया कितना है? 40.1 दिया है। इसका मतलब यह डोवेराइनर का त्रिक नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में उसने दिया है 3 है, ये 32.1 है, दूसरा है 79.0 और तीसरा है
127.6। तब इसमें देखते हैं, किनारे वाले दोनों को जोड़ के देखिए, 32.1 प्लस 127.6 डिवाइडेड बाई 2 अगर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7, यहाँ गया 0.79 और 51 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करो, 7 फिर 9 पॉइंट कितना बचा, 8 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग बराबर है किसके, 79 के एक प्रकार से। तो ये इसके मध्य तत्व के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब यह ट्रिक है। इसी तरह से एक और दिया है, यहाँ पे दिया है Be यानी बेरिलियम 9.0 है, फिर मैग्नीशियम दिया है 24.3 और क्या है, कैल्शियम दिया है 40.1। अगर इसका भी निकालेंगे इस तरह से तो क्या मिल जाएगा अपने को, जोड़ लीजिए, 9 प्लस 40.1/2 तो ये हो जाएगा 49.1/2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 फिर 0.5 फिर आगे आएगा। तो अब देखिए यह लगभग बराबर किसके है, ये इसका वाला कितना था, 24.3 का था और ये आया। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये क्या है, लगभग बराबर है। उनका नियम यही है, लगभग बराबर। तो इस तरह से जो है इनके जो प्रश्न पूछा था बताइए, तो उसका आंसर आप लोगों को मिल गया। अब आते हैं आगे, इनके नियम की कुछ कमियां थी, उसके बारे में ज़रा अध्ययन करेंगे। जो इन्होंने नियम बनाया, क्या उनके नियम में कुछ कमी थी। तो अब इनको अगर ध्यान से देखते हैं तो सभी जो उस समय तत्व ज्ञात थे, उनके समय तक ज्ञात सभी तत्वों को त्रिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। ये पहली उनकी कमी थी। और दूसरा क्या था कि जितने भी तत्व ज्ञात थे उसमें से बहुत कम ही त्रिक खोजे गए, सभी का त्रिक बनाया नहीं जा सका, सभी का त्रिक बनाया नहीं जा सका। ठीक है। और क्या कमी थी कि डोबेरायनर के समय में एक तो सभी तत्वों की खोज नहीं हुई थी, और जो खोज हुई भी थी उसमें कुछ द्रव्यमान जो थे अचूक थे, यानी उनके द्रव्यमान में कुछ कमियां थी, कुछ गलती थी, बाद में उसको उनके द्रव्यमान को सुधारा गया। तो ये उनकी कमियां थी, जिसकी वजह से इनका ये वर्गीकरण जो था डोबेरायनर जी का, ये सफल नहीं हुआ। ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया, एक तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, दूसरा डोबेरायनर का त्रिक नियम क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, उदाहरण देके स्पष्ट कर देंगे। इसके बाद अन्य त्रिक पूछेगा तो वो भी बता देंगे। कुछ क्वेश्चन आएगा, अगर जैसे त्रिक है, त्रिक के 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान दिया है, तीसरा छोड़ दिया है, ऐसे ही x करके दे दिया है, तो फार्मूले में रख करके, जैसे अभी बताया कि पहले और तीसरे का औसत बराबर बीच वाले के, ऐसा लिखेंगे तो उस जो एलिमेंट का जो है द्रव्यमान नहीं मालूम है, परमाणु द्रव्यमान, वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद उनकी कमियां पूछी जा सकती है, तो कमियां को बता सकते हैं कि डोबेरायनर के त्रिक द्वारा उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो सका। दूसरा उसमें बता सकते हैं डोबेरायनर ने ज्ञात सभी तत्वों में से केवल कुछ ही त्रिक खोजे थे। और उनका तीसरा रीजन दे सकते हैं, डोबेरायनर के काल में सभी तत्वों की खोज नहीं हुई थी तथा कुछ परमाणु द्रव्यमान भी अचूक थे। ठीक है, इतना तैयार रखिए। थैंक यू।